1 millimeter is very crucial for me. So ये गलती हो नहीं सकती actually. So these are the tough field where the real pressure exists. Setting of expectation is important in the primary. There are two people in the room, एक patient और एक मैं. अब मैं अकेले तो ठीक नहीं कर रहा ना, we are not God ऐसे जादू करके ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं है ना भैया. I am doing something, you have to do something. We both will do and we give result. So defining your role in the first OPD is very crucial. People can sue you anytime, they can harass you anytime. So harassment से बचने के लिए definitely we need to have some kind of backup support कि अगर ऐसा हो गया तो who is gonna deal with it. But if you have a insurance, you have a peace of mind कि हाँ भैया मेरे पास है. जब जीतूं हारूं उसकी एक बात अलग है. पर मेरे को जीतने आने में 5 साल लग गए. अब 5 साल में टेंशन में रुक गया, हार गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. इंडेमिनिटी इंश्योरेंस फ्यूचर के पैसे बचाएगा नहीं बचाएगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग. मेरे 5 साल दिमाग से हाँ भैया मेरे को कुछ हुआ तो ये है बैकअप, मेरे को नहीं देना. किसी भी अच्छे सर्जन की दुनिया में प्रिसिजन की बहुत ज्यादा अहमियत है. सिर्फ 1 मिलीमीटर के फर्क से एक सर्जन का पूरा करियर चेंज हो सकता है और एक पेशेंट की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है. आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनु बोरा से, जो कि गुड़गांव में एक जाने माने आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन है. डॉक्टर मनु के लिए ये प्रिसिजन का प्रेशर ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन है. चाहे वो किसी एथलीट का नी रिपेयर कर रहे हो या किसी डांसर की मदद कर रहे हो ताकि वो फिर से परफॉर्म कर पाए, फिर से स्टेज पर जा पाए. This is episode 2 of Policy Bazaar for Business presents The White Coat Tapes. एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम डॉक्टर से बात करते हैं. हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड में इनोवेशन की, चैलेंजेस की और रिस्क की. आज हम बात करेंगे मोबिलिटी के बारे में, इंजरी के बारे में, एंड वी लर्न फ्रॉम डॉक्टर मनु बोरा what it is like to hold someone's future in your hands. Welcome to the show, doctor. Thanks a lot, Umang, for a nice introduction. और आपने बिल्कुल सही बोला कि 1 millimeter is very crucial for me. So ये गलती हो नहीं सकती actually. It can't be done. Why? क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग रहती है सर्जन, सो डेफिनेटली ट्रेनिंग में जिस तरह से सिखाया जाता है, देयर आर फिक्स्ड स्टेप्स. पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है. सो एवरीथिंग इज फिक्स्ड. सेकंड थिंग, कभी भी कोई भी चीज बनानी है जो कि परमानेंट है. सपोज मुझे यहाँ पे बड़ा खड्डा करना है, अब उस बड़े खड्डे को आई कैन नॉट चेंज बिकॉज दैट इज परमानेंट. अगर मैंने वो गलत बना दिया, सो अगर मैं उसको 2 मिलीमीटर में शिफ्ट करूंगा तो डबल हो जाएगा. सो सपोज ACL रिकंस्ट्रक्शन है, PCL है, मेनिस्कस एंड एनीथिंग इन द सर्जरी, ऑलवेज वी मार्क इट कि कहाँ पे बोन में खड्डा बनाना है, एंड देन वी चेक इट एंड देन वी मेक द फाइनल होल. सो ऑलवेज देयर आर 2 स्टेप्स इन ईच एंड एवरी सर्जरी विद मी. सो इस तरह से वी प्रिवेंट. एंड आई ऑल्सो टीच लॉट ऑफ स्टूडेंट जो मुझे आते हैं फेलोशिप करने के लिए आर्थ्रोस्कोपी, दैट हाउ यू कैन prevent this 1 millimeter shift. No, it can't be done. Exactly. It is non-excusable. End of story. Exactly, sir. सर एक थोड़े से सॉफ्ट एस्पेक्ट से शुरू करना चाहूंगी. आपकी एक बहुत ही रेयर डुअल जर्नी रही है जहाँ आप एक मॉडल भी रह चुके हैं और आप एक जाने माने आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हैं. हाउ डिड दैट हैपन एंड व्हाट हैज वन डिसिप्लिन टॉट यू अबाउट द अदर? सी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी मुझे करनी थी बिकॉज मेरी मॉम डॉक्टर थी एंड आई एम फ्रॉम जोधपुर. एंड मुझे लगा उस समय जोधपुर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दिखती नहीं थी. डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS बन जाओ, ये नई जॉब्स आजकल आपको दिखती है, वो उस समय नहीं थी. सो आई ऑप्टेड फॉर ऑर्थोपेडिक्स में स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशली बिकॉज उस समय व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी एनी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी व्हिच वाज हैपनिंग, बहुत रेयरली होती थी इन जोधपुर एंड अदर सिटीज एज वेल. इट इज अ न्यूअर फील्ड. सो आई थॉट ऑफ समथिंग दैट आई नीड टू redefine this space. So that's why I opted for sports medicine. And being a sports person myself, I was very active from beginning also, swimming, table tennis, cricket, जो सब लोग खेलते हैं. So that was the reason for me being a sports medicine surgeon. Modeling, definitely जब मैं grow कर रहा था तो मुझे लगा कि modeling कर सकता हूँ. But then modeling is a short shelf life. So I thought, okay, first let me complete my education first and then I will start modeling. So I did my MS from Mumbai, Grants Medical College, one of the finest schools in India. And I was in Bombay, so I started modeling after that. सर आप एक ऐसे फील्ड में है जहाँ कॉन्स्टेंटली हाई परफॉर्मेंस बॉडीज के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो एथलीट्स हो, चाहे वो डांसर्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो. What is the pressure like? क्योंकि हर बार तो आप उनको गारंटी नहीं कर सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट होगा. There is no pressure. There is no pressure because this field is pressure free. The happiest doctors exist in sports medicine. Pressure is when somebody is dying. When you are offering your services, somebody is not getting all right. There's the pressure. Neurosurgery, brain injuries. So these are the tough field where the real pressure exists. Mine is all young patients. They come happily, they go back happily. I just have to make them run.
and back to sports. And they don't have any other damages in the body because they are young. Few damages are there. We do surgeries which are very highly innovative and most advanced because I keep on going and learning new surgeries whenever they are getting discovered everywhere in the world, because I have only focused on sports medicine. I don't do anything else. So I can redefine and make improvement in my particular field exclusively. And then we focus on many of those treatments in which we can treat athletes without surgery, with regeneration, with stem cells, with PRPs, growth factors. And rehabilitation is a key. So a lot of exercises after the surgery, which is a key. सर, आपने इनोवेशन की बात करी, आपने नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स की बात करी, आप इनके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, प्रोसीजर्स एडवांस हो रहे हैं, रिस्क भी तो बढ़ रहा है. हाउ डू यू डील विद दैट? सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज फॉर ह्यूमन कन्वीनियंस. सपोज पहले आदमी बैलगाड़ी पे आता था, नाउ वी हैव कार्स, नाउ द बुलेट ट्रेन इज कमिंग. सो सर्जरीज के अंदर भी इनोवेशन आते हैं, बट इट टेक्स टाइम. व्हाई? बिकॉज इनोवेशंस आर एक्सपेंसिव. So India is a developing country. तो सब लोगों के लिए expensive surgery करना is not possible because patient ही नहीं है इतने who can afford those things. Second, light का innovation खरीदने में you just have to click a button and it comes into you. Surgery का innovation के लिए you need to go back to European countries. You need to learn from the topmost surgeons. Then you have to come back and do it. And this thing is very expensive. Being a senior surgeon, अगर वाकई में सीखना चाहते हो, you can't learn in a group. Now you are senior, you are already operating. Now you just want to upgrade. So आपका 2-3 दिन है. अब 2 दिन में आपको सर्जिकल प्रोसीजर सीखना है. How? Somebody top notch will come and वो आपको ही सिखाएगा एक इंडिविजुअल कैडेबर पे. This system is very expensive to upgrade your surgery. And this is done by the medical companies. जो लोग इनोवेशन कर रहे हैं वही कराएंगे. They cannot take each and every doctor from country. It's become expensive. So बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो टॉप में है, वही सीख पाते हैं इनोवेशन. फिर हम जब आते हैं तब हम बाकी लोगों को सिखाते हैं बीइंग ए टीचर. सो दैट्स व्हाई इनोवेशन थोड़ा धीरे धीरे पेनिट्रेट करता है कंट्री में. बट डेफिनेटली देयर आर फ्यू सर्जन्स हु विल बी एवरी टाइम दे विल बी ऑन टॉप ऑफ देयर फील्ड बिकॉज दे कीप ऑन लर्निंग. और वही लोग लर्न कर सकते हैं जो एक ही फील्ड में 1000 चीजें कर रहे हैं, तो फिर कितनी जगह जाएंगे सीखने के लिए. बट ये जैसे मैं इनोवेशन की बात करूँ तो इनिशियली जो इंडिया में जो नॉर्मल ACL सर्जरी होती है, हैमस्ट्रिंग टेंडन एंड बायो स्क्रू, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर. 1.5 महीना आदमी का वेस्ट हो जाता है ब्रेसेस और बेड पे. उसके बाद 6 मंथ्स के बाद रनिंग कर पाता है. रनिंग के बाद 1 साल के बाद गेम में खेल पाता है. 1 साल तक अगर आप गेम से बाहर हो, देन यू आर आउट ऑफ द लीग. बट वी कीप ऑन सेइंग कि बाहर के लोग तो फटाफट गेम में आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सो दैट इज द इशू दैट एंड दोज इम्प्लांट्स आर अवेलेबल इन इंडिया, पैन इंडिया. ऐसी बात नहीं कि इम्प्लांट्स अवेलेबल नहीं है. सो एडवांस सर्जरी के इम्प्लांट्स अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है. जो सर्जन जो करता है वो कम है और इतने पेइंग पेशेंट कम है जो वो करवा पाए सब लोग. और सर इस फील्ड में एंटी एजिंग की भी बहुत बात हो रही है. इनफैक्ट आई थिंक पूरे मेडिकल साइंस में एंटी एजिंग की बहुत बात हो रही है क्योंकि पेशेंट्स की तरफ से कहीं ना कहीं डिमांड है. दिस इज गुड क्योंकि क्वालिटी लाइफ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं रिस्की भी है बिकॉज समटाइम्स पीपल टेंड टू ओवरडू इट. What is your take on that? Anti-aging is definitely a newer sciences. Sciences जैसे आप देखो रोनाल्डो को, he doesn't look 42, 43, whatever. How many millions and millions dollars he is spending? उसका पानी भी anti-aging है, उसका घर भी anti-aging है, right? And the people are doing it. All the stars are doing it. All the top athletes are doing it. हाँ, धीरे धीरे इसकी knowledge अब सब लोगों के पास आ रही है because of social media. ये लोग तो पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं. वो आज से नहीं करा रोनाल्डो, जब 20 साल से करा तभी तो आज ऐसा दिख रहा है फिट. सो 20 साल से द पीपल आर फॉलोइंग एंटी एजिंग. और उस चीज की नॉलेज पहले लोगों को नहीं थी क्योंकि इतना नहीं था सोशल मीडिया. नाउ द सोशल मीडिया इज देयर, तो जो डॉक्टर्स उस पर इन्वॉल्व हैं वो भी सोशल मीडिया पे वो भी बोल रहे हैं. सो ऑल द टॉप डॉक्टर्स हु आर इन्वॉल्व इन एंटी एजिंग, पहले वो 4 लोगों को ही बता पाते थे जो उनके पास कंसल्टेशन करने आते थे, अब वो 4 मिलियन को बता रहे हैं थ्रू यू गाइज. डेफिनेटली. सो एंटी एजिंग कम्स फ्रॉम फर्स्ट इज exercises. So anti-aging exercises are different and not the routine exercises. And healthy, clearly. That's the healthy way to go. Right? Different means के that is backed by science. एक तो एक्सरसाइज है हम जाएं कुछ ही वेट उठाएं, आधी मसल ट्रेन हो रही है, आधी मसल ट्रेन नहीं हो रही, स्ट्रेचिंग आधी चीज ही कर रहे हो, आधी चीज की नहीं कर रहे. मसल ट्रेनिंग हो रही है तो भी सिर्फ एक वेट उठाने की हो रही है. What about centric training, eccentric training, balance training? What about mobility of all the joints? So anti-aging exercise is not something ये कुछ नया नहीं है. Is about making use of each and every muscle fiber.
जो कि हो सकता है हम नॉर्मल एक्सरसाइज में, हमको ध्यान ही नहीं है कि ये मसल भी होती है कि इसकी, अच्छा ये एक्सरसाइज अलग होती है क्या। उसके बाद चीज आती है एंटी एजिंग की डाइट की। तो डाइट शुड नॉट कॉज इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। इन्फ्लेमेशन कर रही है तो वो एंटी एजिंग डाइट नहीं है। सो अगर आप बहुत हाई एंड एथलीट नहीं हो, से नो टू एनिमल and animal products. So vegan is something which is anti-inflammatory diet. So anti-aging की बात करें, so anything from animal is not anti-aging. So try to use less of animal products. So घी हो या दही हो या कुछ भी, दही अच्छा है, दही is very good. But जो चीजें आपको एग से मिल रही, लाइक एग बहुत अच्छा है, सब बोलते हैं ना एग खाओ, एग इज वेरी गुड। एग में क्या अच्छा है? प्रोटीन अच्छा है एंड विटामिन है। ये दो चीजें जो एग में बहुत अच्छे हैं, चाहिए इंसान को, डेफिनेट चाहिए। तो वो चीजें तो मैं प्लांट से भी खा सकता हूँ, सारा प्रोटीन मिल जाएगा प्लांट से, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तो प्लांट में ही हुआ ना, वो एग में नहीं हुआ। प्रोटीन सिंथेसिस प्लांट में हुआ, उस प्लांट को मुर्गी ने खाया, वो प्रोटीन उसने एग में डाल दिया। ट्रांसफर है, सिंथेसिस ऑलवेज इन प्लांट। विटामिन्स भी प्लांट के हैं सारे। सो एनिमल ने खुद ने तो मैन्युफैक्चर कुछ नहीं किया, सब लिया है, पर उसने एक्स्ट्रा क्या दिया आप लोगों को? उसने एक्स्ट्रा दिया हार्मोन्स, उसने एक्स्ट्रा दिया एंटीबायोटिक्स। ये दो चीजें ऐसी है जो प्लांट में नहीं आ रही। पेस्टिसाइड दोनों में आ रहे हैं, अच्छी चीज दोनों में आ रही है, ये दो चीजें नहीं आ रही। अब ये दोनों चीजें ही हैं जो आपके डायबिटीज के रिस्क को बढ़ाती है। सो यहाँ का आपको मुर्गी के अंडे खाने हैं तो खुद पालो, जिसमें हार्मोन्स नहीं हो, एंटीबायोटिक्स नहीं हो। फार्म से लाओगे तो 1000 मुर्गी एक साथ रख दी, अब बीमारियां क्यों नहीं होगी? आप 1000 आदमी एक साथ रख दो जी, सुसु वहीं कर रहे हैं, पॉटी वहीं कर रहे हैं, सब कुछ वहीं, गंदगी, खाना भी वहीं खा रहे हैं, सब कुछ वहीं हो रहा है। क्या गंदे कंडीशन होगी लोगों की, देन द लॉट ऑफ फोड़े फुंसी डिजीजेस विल कम टू सप्रेस ऑल ऑफ दिस डिजीजेस एंड फोड़े फुंसी एंड द डेथ ऑफ द पीपल। दे आर लोडेड विद एंटीबायोटिक्स ताकि बीमारियां ना हो। फोड़े फुंसी हार्मोन्स देते हैं ताकि ज्यादा उत्पत्ति हो अंडों की। अब ये चीजें फॉरेन है हमारे बॉडी के लिए, दीज आर नॉट फॉर ह्यूमन, दे आर फॉरेन केमिकल्स। When you eat them, these foreign chemicals goes into your bloodstream and उसके खिलाफ बनती है antibodies. Those antibodies will eventually attack your pancreas, your thyroid, your gut. So inflammatory bowel disease, pancreas, hypothyroidism, जितने rheumatoid arthritis, ये भी autoimmune diseases हैं. They are mainly caused by either gluten, which is wheat, or animal. So अगर wheat और animal जब जिंदगी से कम रखोगे, दूर रखना मुश्किल है। इसके बाद आता है supplements. So there are definitely a lot of supplements like NMN, ALA, resveratrol. So these supplements are important. You have to take supplements if you, ये तीन चीजें anti-aging. इसके बाद आता है stem cells, कि अगर घुटने उठने घिस गए हैं, कोई लिगामेंट टूट गए हो, तो you take out your stem cells, फैट से निकाल सकते हैं, बोन मैरो से निकाल सकते हैं, इंजेक्टेड बैक। ये इसके अलावा और कुछ एंटी एजिंग नहीं है। बिल्कुल साइंसेज हैं, जैसे सोना इज गुड, आइस बाथ इज गुड, वो मिक्स एंड मैच है। डॉक्टर, जैसे हमने बात करी काफी हाई परफॉर्मिंग स्पोर्ट्समैन की, हमने रोनाल्डो की बात करी, हम इंडिया में अगर विराट कोहली की बात करें या फिर टॉप क्रिकेटर्स की भी बात करें, तो हम काफी सुनते हैं ऐसे सर्जरीज के बारे में जो मैक्सिमम रिस्टोर हो गया, पर 100% रिजल्ट तो कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं कर सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर्स आर ह्यूमन बीइंग्स। बट देन एट द सेम टाइम पहले हम बात करते थे कि अब्रॉड में लिटिगेशन एक बिजनेस है, राइट? अब इंडिया में भी लिटिगेशन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा केसेस सुन रहे हैं कि पेशेंट अनहैप्पी था, उन्होंने सू कर दिया, पेशेंट को लगा रिकवरी टाइम इतना नहीं होना चाहिए था, या फिर उन्हें लगा कि मोबिलिटी 100% रिस्टोर होनी चाहिए थी, उन्होंने सू कर दिया। तो हाउ real is this fear for you? Everybody is becoming intolerant, right? Intolerance ज्यादा है, सड़क पे झगड़े हो जाते हैं। सेकंड थिंग, अगर इससे बचना है तो आपको पहले दिन से ही, जब पेशेंट से आप मिल रहे हो उसी दिन से आपको बचने का प्रयास करना है। सो फर्स्ट बी रियलिस्टिक। डॉक्टर को कई बार मालूम होता है कितना रिकवरी आ सकती है, कितनी नहीं आ सकती। देन रोल इन रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिफाइन योर रोल इन रिकवरी, कि मेरा रोल क्या है और पेशेंट का रोल क्या है। देयर आर टू पीपल इन द रूम, एक पेशेंट और एक मैं। अब मैं अकेले तो ठीक नहीं कर रहा ना, वी आर नॉट गॉड, ऐसे जादू करके ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं है ना भैया। आई एम डूइंग समथिंग, you have to do something, we both will do and we give results. So defining your role in the first OPD is very crucial. कि भैया मेरा काम है that I will perform accurate surgery. Once I perform the surgery, the ligament is or anything is going to be weak for this month. Right. कुछ सर्जरीज में जैसे हड्डी टूटी, वो हड्डी 1.5 महीने तक वीक रहेगी ही रहेगी। अब 1.5 महीने के पहले गिर गया तो हड्डी टूट गई, किसी ने कुछ भी कर रखा हो। सो यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड 1.5 महीने तक ये चीज वीक है भैया, 1.5 महीने ध्यान रखना। 1.5 महीने के बाद योर मसल्स इज गोना वीक, फिर उसका ध्यान रखना। क्योंकि इंजरी से पहले तो योर मसल्स वर स्ट्रॉन्ग, योर लिगामेंट वर नॉट टॉर्न। आफ्टर द सर्जरी योर लिगामेंट इज वीक फॉर 6 months, योर मसल विल रिमेन वीक till you make them strong, till you make them strong. So my fault will come if I perform a wrong surgery, wrong anatomical wrong कर दिया,
If surgery is not wrong, then I am safe. But I am also wrong if I am not telling him that what is your role in it. Because he doesn't know. How he will know? He is a patient. He doesn't know. So a doctor has to inform a patient what is your role and who is the best person to guide him through the journey. As a surgeon, I can guide him only through surgery. Once surgery is done, my work is over. Then my rehabilitation team will take care of his muscle regrowth. और कल को गिर गया, then his own responsibility. But with the innovation, अगर वो गिर भी जाए, then we can add some protection, internal brace, blah blah. Accident can happen. अभी 6 months तक your ligament is weak. If you fell down, your surgery will fail. But if you have an internal brace inside, it might be chance that it will not fail. It will work same as a seat belt in the car. And you have to be thorough with your documents for sure. Right. Bilkul. Your consents and everything. But if the patient is also mentally, he knows that what is his role, why the results are not coming, whether the issue is with the doctor role or with mine role. This education you have to give. Only you. Because he has come to you, he will only trust you. But that is, if it is solid, then things can be smoother now. डॉक्टर बहुत अच्छे से आपने समझाया कि सही एक्सपेक्टेशन सेट करना, ठीक से पेशेंट को इन्फॉर्म करना, उनको एजुकेट करना, रिकवरी में सपोर्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना, ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं इन अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ रिस्क. उसके बाद भी क्या आपने अपने सर्कल में कहीं देखा है, मतलब आपके फील्ड में, अ डॉक्टर गेटिंग सूड, अ फ्रेंड गेटिंग सूड? Once a patient takes a decision, okay, I want to sue this doctor, it is his fault. That thought is in the patient mind, right? He cannot sue it. He will put a complaint, then they will committee, or doctor will sit, the patient will come, all the doctors will come, and they will decide in few days whether whose fault is this, patient's fault, or if they agree it's doctor's fault, then only you can sue him. Bilkul. Yeah, so the system is also like that. The system is built to protect both sides. Yeah, both sides. But then it's also harassment. Bilkul. Going there in the hospital, in the committee is also harassment. I have to miss my days in each and everything. That's why I'm saying setting of expectation is important in the primary. And every type of patients are there, every type of doctors are there. They do mistakes, we do mistakes. बहुत क्लैरिटी के साथ सर आपने एक्सप्लेन किया, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, हैरेसमेंट. मतलब एक तरफ आप इतने सारे प्रिसीजन की ध्यान रख रहे हैं, आपके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ आपके नहीं, आपकी फील्ड में जितने भी डॉक्टर्स हैं या अलग फील्ड्स में भी डॉक्टर्स हैं, उनके कंधों पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन एट द सेम टाइम इफ यू स्टार्ट वरिंग अबाउट कि अगर किसी पेशेंट ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, तो अगर कोई केस हो गया, कोई हैरेसमेंट हो गया, इट इज नॉट ईजी टू डील विद दैट. वन डज नॉट वांट अ डॉक्टर टू बी थिंकिंग अबाउट दिस बिफोर अ सर्जरी. What kind of risk mitigation practices do you think doctors can follow? कुछ आपका कोई पर्सनल ऐसा प्रैक्टिस है या कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिससे ये चीजें अवॉइड करी जा सकती हैं, या कुछ खराब से खराब हो जाए फिर भी उसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, 2-3 चीजें. एक तो डॉक्टर्स को सीखना पड़ता है कि हाउ द पेपर वर्क इज डन, हाउ द कंसेंट इज टेकन. सो कंसेंट कैसे लेनी है, पेपर वर्क कैसे करना है. अब इसके लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एजुकेट देम, बट या आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम समवेयर. एग्जैक्टली. सो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में सिखाते हैं. अगर आप डॉक्टर हो, जस्ट यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि मेरे को ये सीखना है. यू विल फाइंड अ पर्सन. हर बड़े हॉस्पिटल में देयर विल बी सम डॉक्टर्स हु इज लुकिंग आफ्टर दिस पेपर वर्क. उनका काम ही ये. सो मेडिको लीगल इश्यूज सॉल्व करने के लिए देयर आर डॉक्टर्स एवरीवेयर इन द कंट्री. यू नीड टू रीच आउट एंड यू नीड टू लर्न फ्रॉम देम. इफ यू हैव ओन योर क्लिनिक या आपका खुद का हॉस्पिटल है, यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट, दे कैन टेक कंसल्टेंसी ऑफ दीज पीपल टू गेट योर पेपर वर्क सॉर्टेड. Second thing, indemnity insurance everybody has. That is a must. If you apply for a job, it is a must for any hospital. They will ask you if you have indemnity insurance. So indemnity insurance is number one priority, what I feel. If people can sue you anytime, they can harass you anytime. But if you have an insurance, you have a peace of mind कि हाँ भैया मेरे पास है. जब जीतूं हारूं उसकी एक बात अलग है, पर मेरे को जीतने आने 5 साल लग गए. अब 5 साल में टेंशन में गया, हार गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. 1 करोड़ देना है, 2 करोड़ देना है, 10 करोड़ देना है. कम से कम मेरे इंडेमिटी इंश्योरेंस वो फ्यूचर के पैसे बचाएगा नहीं बचाएगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग. मेरे 5 साल दिमाग से हाँ भैया मेरे को कुछ हुआ तो ये है बैकअप, मेरे को नहीं देना. दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट मस्ट हैव. वेरी वेल सर डॉक्टर. पर ये बहुत सेंसिबल टिप है कि आपके पास खुद टाइम नहीं होगा तो जहां से भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उनके पास मेडिको लीगल एक्सपर्ट जरूर होना चाहिए. जी बिल्कुल होना चाहिए. सो दैट कल को वो जैसे ही मेरे को कोई केस करेगा फिर मैं भागूंगा, इस एडवोकेट के पास जाना है, उससे लीगल पढ़ना है, फिर वो केस चलेगा. सो हैरेसमेंट से बचने के लिए डेफिनेटली वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ बैकअप सपोर्ट कि अगर ऐसा हो गया तो हु इज गोना डील विद इट. सर एक थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं.
जैसे हमने पहले बोला कि कोई भी एथलीट, स्पोर्ट्समैन, डॉक्टर, डांसर है, उनका आगे का पूरा जर्नी, पूरा फ्यूचर कई बार आपके हाथों में होता है. तो डू यू गेट स्कैर्ड द नाइट बिफोर और डू यू हैव जिटर्स? डू यू थिंक अबाउट इट, प्रिपेयर एक्स्ट्रा? अराउंड 70 सर्जरीज इन अ मंथ. So 3 दिन OT के रहते हैं, so there are 5-7 cases every day since many years. So if I'm operating on my daughter, yeah, that I will be scared, so I will not operate on her. Else, we don't see patient as human. As a doctor, I don't see patient as human. I see patient as his need. If I start associating feelings, क्या वो इंसान है, वो एथलीट है, वो ये है, वो, then I cannot perform. I just see, ये घुटना है भैया, so घुटने को ठीक करना है. घुटना ठीक होने के बाद ये मसल है, अब इसी को ठीक करना है. So they are not human for me. They are just knees, so that I can dissociate my feelings. When I operate also, we can't see whole human body ऐसी पड़ी हुई. Nobody can operate. वो human body पड़ी हुई कैसे operate कर लोगे? It's like cutting human body. We just see knee. इतना कवर कर देते हैं उसको, इस घुटने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं उसमें इंसान में. So that is the way the doctors deal with it. That's why they cannot operate on their own relatives. हाथ कांपेंगे, VIP syndrome. बिल्कुल, क्योंकि वो उससे आपकी फीलिंग्स है. I'm sure that takes a lot of mental work, a lot of practice. No, it's with everyone. Every doctor does the same thing. It is a medical education. What if you're a fan of a cricketer and that cricketer is coming to your clinic? If I am associated deeply in any way, my daughter, my mother, my relative, any of my relative, or I am a huge fan, then I should not operate. Then I can't. Right. I can't see him as a person who I feel something, nothing. सर, आपने बात करी पेशेंट्स को प्रिवेंशन के लिए, स्ट्रेस के, डिजीजेस के, एज योर पार्टिंग मैसेज, क्या आप डॉक्टर्स के लिए भी स्ट्रेस प्रिवेंशन और उनके फाइनेंशियल, पर्सनल, इमोशनल, हर तरीके के हेल्थ को बेटर करने के लिए कुछ एक टिप देंगे? स्ट्रेस कम करना है, जस्ट डू एक्सरसाइज 1 hour डेली, एवरी डे, और हैव ए हैप्पी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स. क्योंकि लॉन्जिविटी का एक बहुत बड़ा हार्वर्ड स्टडी एक है, हार्वर्ड मेडिकल साइंस की, द बिगेस्ट स्टडीज इन द वर्ल्ड. व्हाट इज द सिंगल मोस्ट प्रेडिक्टर ऑफ लॉन्जिविटी? अगर आप लंबे समय तक जी रहे हो, अच्छा जी रहे हो, बीमारी नहीं, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट? सो इज योर हेल्दी रिलेशनशिप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप. जिसकी 50s के अराउंड उनकी मीनिंगफुल रिलेशनशिप रही है, अपनी वाइफ से रही है, बच्चों से रही है, या अपने दोस्तों से रही है, जिस भी कल्चर के अंदर वो मिटिगेट हुआ है. जैसे जापान में बहुत सारे कल्चर्स में बूढ़े लोग आपस में रहते हैं, और आपस में रोज मिलेंगे, खुश रहेंगे, गप्पे में मारेंगे, सो दे लिव लॉन्गर. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, हेल्दी मीनिंगफुल रिलेशन. क्या 50-60 साल के बाद भी आपका है लोग. सेकंड प्रेडिक्टेबिलिटी इज गुड फूड. अब गुड फूड में कुछ भी जो खाने से दिखे नहीं वो मत खाओ, पैकेट कुछ मत खाओ. जो चिकन जैसे दिख रहा है तो चिकन खाओ. अब सॉसेज जैसे चिकन जैसे नहीं दिख रहे ना, सलामी भी नहीं दिख रहा है, तो उसमें पता नहीं क्या गंदगी भर रखी है, कौन केमिकल्स, वो मत खाओ. सेकंड, जहां भी लॉन्जिविटी है वहां पर नॉनवेज तो नहीं खा रहा आदमी, कम खा रहा है, ज्यादातर वो वेजिटेबल्स पे, ज्यादातर. आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नॉनवेज नहीं खा रहा, बट मोस्टली इज वेजिटेरियन डाइट. चाहे वो सी से सीवीड खा रहा हो या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, वो उसमें जो रंग बिरंगी जो सब्जियां होती हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं जो लॉन्जिविटी बढ़ाते हैं. और रेगुलर एक्सरसाइजेस, अब वो सही जिम में जाके करो या वॉक करो, यहाँ पर कल्चर ही ऐसा है. ये 3-4 चीजें करोगे तो यू शुड बी लिविंग गुड लाइफ. लिविंग गुड लाइफ मतलब लिविंग लाइफ विदाउट डिजीजेस, विदाउट मेडिकेशन एंड विदाउट ये नी शोल्डर पेन नहीं होंगे, आप फिट रहोगे. डॉक्टर मानू, थैंक यू सो मच आज के चैट के लिए. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और हम होप करते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने भी ध्यान से सुना होगा और बहुत कुछ सीखा होगा. थैंक्स अ लॉट उमंग, इट वाज वेरी नाइस दैट यू इनवाइटेड मी हियर एंड आई एम ग्रेटफुल. थैंक्स. So here's a reminder, there's a reason it's called practice, because there is nothing 100% in the medical field. It always keeps changing, but good doctors always do their best. We'll keep bringing stories of top performing doctors to you. Stay tuned to the White Coat Tapes.